Assalamu alaikum. I am Bushra Qadir from MK Preparation. In this lecture, we will discuss about KPPSC Subject Specialist Biology Solved Paper 2020. जो ये KPPSC का पेपर हुआ था 2020 में बियोलॉजी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है 20% जो जनरल नॉलेज का पोर्शन था उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट जो हमारे पास 80% सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज कॉज्ड थाउजेंड्स ऑफ डेथ ग्लोबली एज एन इमरजेंट वायरस। तो यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि कौन से ऐसा इनमें से वायरस था जिसने थाउजेंड्स ऑफ डेथ की ग्लोबली, और ये वायरस जो था वो एज अ इमरजेंट वायरस जो है सामने आया था। मतलब कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वायरस है जिसने बहुत ज़्यादा डेथ की हैं, जो अचानक रैंडमली जो है वो इमर्ज हुआ और उसने बहुत ज़्यादा जो है डेथ काज की एक ही टाइम में। तो ये जो सार्स था, बी ऑप्शन ये करेक्ट है, बिकॉज ये सार्स का मतलब ये है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस जो कोविड-2 है उसका एक वेरिएंट है और इसने सबसे ज़्यादा जो है वो डेथ काज की थी ग्लोबली, और ये इमरजेंट वायरस के तौर पे सामने आया था। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक मेटल एक्सटेंसिवली प्रेजेंट इन न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी इनमें से हैवी मेटल है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और न्यूज़पेपर में पाई जाती है। तो न्यूज़पेपर में जो है वो लिड पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। BP जो है ये लिड का सैंपल है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसके कुछ इफेक्ट होते हैं जैसा कि ग्रोथ को रिड्यूस करता है, ये ब्रेन और नर्व्स को डैमेज करता है लिड, और साथ में जो है इस तरह हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी काज करता है, किडनी डैमेज भी करता है। तो बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी पर, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, लिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ जो हमें ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं इनमें से हमने डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करना है। तो हाइड्रा जो है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि 2 जर्म लेयर्स इनमें मौजूद होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इस वजह से जो हाइड्रा है यानी कि हाइड्रा बिलोंग करता है निडेरियन या सोलेंट्रेटा फाइलम से, और इनमें ही जो सोलेंट्रेटा होते हैं फाइलम, इस फाइलम में ही जस्ट डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इसलिए जो हाइड्रा है ए ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू अलील कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पॉपुलेशन जीन पूल बाय। एक पॉपुलेशन के जीन पूल में जब किसी नए अलील को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी ये किस तरीके से जो है इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो किसी भी जो जीन पूल होता है किसी पॉपुलेशन का, उसमें 2 ही तरीके होते हैं कि न्यू अलील को इंट्रोड्यूस कराया जा सके। या तो म्यूटेशन की वजह से न्यू अलील इंट्रोड्यूस हो सकता है जो कि रैंडम चेंज आ जाता है, तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, या फिर जीन फ्लो यानी कि किसी पॉपुलेशन में किसी दूसरी पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल अगर इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो उसके जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा, इस तरह से भी न्यू अलील जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो जीन फ्लो जो है और जो म्यूटेशन है दोनों ही काज बन सकते हैं न्यू अलील के। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी ये करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अल्वेओलाई इन ह्यूमन लंग्स आर एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। जो ह्यूमन लंग्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ अल्वेओलाई होती हैं वो कितनी हो सकते हैं, एस्टिमेट कितने किए गए हैं। तो जो एवरेज नंबर है वो है 500 मिलियन। तो 500 मिलियन जो अल्वेओलाई हैं वो ह्यूमन लंग्स में एस्टिमेटेड की गई हैं, ये एवरेज बता रही हूँ। वैसे ये डिपेंड करता है कि जो है हर पर्सन टू पर्सन इस तरह से वेरी करेगा कि जो है ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वॉल्यूम कितना है लंग्स का, जितना वॉल्यूम होगा लंग्स का उतने नंबर ऑफ अल्वेओलाई होंगे, बट जो ऑन एवरेज एस्टिमेट किया गया है मोस्टली वो 500 मिलियंस होते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NADP पॉजिटिव इज एन। NADP पॉजिटिव क्या है?
तो ये पहला ऑप्शन है एंजाइम एक्टिवेटर। तो ये एक एंजाइम की फॉर्म है, यानी एंजाइम एक्टिवेटर है, तो ये एक करेक्ट है। इसी तरह ऑयन कैरियर है, तो इसके ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक ऑयन कैरियर भी है। इसी तरह हाइड्रोजन एक्सेप्टर, तो जैसा कि आप यहाँ इक्वेशन में देख सकते हैं कि जब ये NADP पॉजिटिव हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है तो NADPH में रिड्यूस हो जाता है, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी है, एक एंजाइम एक्टिवेटर के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, और ऑयन कैरियर भी है जैसा कि इसके ऊपर चार्ज है। तो इसलिए ऑल ऑफ दीज जो हैं ये ऑप्शन करेक्ट है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स आर रेगुलेटेड बाय। जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो कार्डियक मसल्स होते हैं और जो ग्लैंड्स होते हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं स्मूथ और कार्डियक मसल जैसा कि हैं, और ग्लैंड्स भी स्मूथ मसल से ही बनते हैं, तो ये तीनों जो हैं ये इनवोलेंट्री होते हैं, इन पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये अंडर द एक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिक फंक्शन करता है। जैसा कि इसकी दो टाइप्स हैं ऊपर वाली, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टाइप्स हैं। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है करेक्ट है, बिकॉज ये इनवोलेंट्री एक्शन के अंडर आते हैं और इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो इस वजह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल कर रहा होता है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैन्स एनाटॉमी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। क्रैन्स एनाटॉमी जो थी ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये C4 प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और ये क्रैन्स ने दी थी इसलिए इनका नाम जो है वो क्रैन्स एनाटॉमी रख दिया गया। और ये क्रैन्स एनाटॉमी एक्चुअली जो है ये यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एनाटॉमी है एक लीव्स की, जो कि C4 प्लांट्स की लीव्स के अंदर ये एनाटॉमी पाई जाती है, ये स्पेसिफिक होती है, ये C4 प्लांट्स को C3 प्लांट से डिफरेंशिएट करती है, तो इस वजह से ये क्रैन्स ने दी थी, तो क्रैन्स एनाटॉमी के नाम से इसको जाना जाता है, और ये C4 प्लांट्स में पाई जाती है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ग्लैंड इज पी साइज्ड। कौन सा इनमें से ग्लैंड है जो बहुत ही छोटा, इतना स्मॉल होता है कि वो पी साइज्ड होता है, मटर के दाने के बराबर? तो इनमें से जो सबसे छोटा ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि आप यहाँ पे ब्रेन में देख सकते हैं, जस्ट बिनीथ दी हाइपोथैलेमस ये प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं जो ये सेक्रेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये पी साइज्ड ग्लैंड है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है terrestrial biodiversity is generally found to be greater near the। जो terrestrial biodiversity है वो जनरली ज़्यादा पाई जाती है किसके नज़दीक? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर या ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इक्वेटर के नज़दीक होती है, ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं गर्म इलाके नियर द इक्वेटर, तो इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज इक्वेटर के नज़दीक जो है वो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्लिंग ऑफ लीव्स। यहाँ हमने उस पोल्यूटेंट के बारे में बताना है कि कौन सा पोल्यूटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लीव्स की कर्लिंग को काज करता है। तो लीव्स जो हैं वो लीव्स की कर्लिंग काज करने वाला जो पोल्यूटेंट है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बहुत सारी फैक्ट्रीज और इस तरह से व्हीकल्स वगैरह से निकलता है, और ये जो है टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो वाटर की जो ट्रांसपरेशन हो रही होती है लीव से, उसको रोकने के लिए जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो कर्ल हो जाते हैं, तो इस तरह से वो ट्रांसपरेशन को रोकते हैं। और तो जो हमारे पास पोल्यूटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है लीव्स की कर्लिंग के लिए वो सल्फर डाइऑक्साइड है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सवानाज। और सवानाज क्या होते हैं? जैसा कि यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो सवानाज होते हैं ये वो ग्रास लैंड होते हैं जहाँ पर स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो साथ साथ नहीं होते, वो काफ़ी गैप पर मौजूद होते हैं, यानी कि ट्रीज के दरमियान काफ़ी गैप मौजूद होता है, और स्कैटर्ड ट्री होते हैं इनके दरमियान डिस्टेंस मौजूद होता है, और ये होता है ग्रास लैंड है। तो यानी कि सवाना जो है ये ट्रांजिशन है बिटवीन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट। ना ही फॉरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट में क्लोज्ड कैनोपी होती है,
ट्रीज बहुत ज़्यादा साथ साथ होते हैं, और डेजर्ट जो होता है उसमें बिल्कुल ट्रीज होते नहीं हैं। तो ये एक ट्रांजिशन है सवाना बिटवीन डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। सो जो सवाना है ये ग्रासलैंड होता है जहाँ पे ट्रीज जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसका मतलब ये है कि डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स में मौजूद होना। जैसा कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये फाइलम निडेरिया यानी कि सोलेंट्रेटा का कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें दो फॉर्म्स पाई जाती हैं। इसकी एग्जांपल ओबिलिया की ले लेते हैं। ओबिलिया जो है ये पॉलिप एंड मेडूसा दो फॉर्म्स में पाया जाता है, और जो पोलिप है ये इसकी फीडिंग स्टेज होती है, जबकि मेडूसा जो है ये रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। तो दोनों ही शेप्स में ये पाया जाता है, यानी फॉर्म्स में पाया जाता है अपनी लाइफ साइकिल के दौरान। तो इस वजह से ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये देखा गया है निडेरियंस में, फाइलम निडेरिया या सोलेंट्रेटा। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पीशी दैट कैन इनहिबिट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज इज कॉल्ड। वो स्पीशी जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रह रही हो, यानी कि कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया नहीं है उसका, वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रहती है, तो ऐसी स्पीशी को हम एलोपैथिक कहते हैं। एलोपैथिक वो स्पीशी होती है जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में इनहिबिट कर रही होती है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एलोपैथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी चीफ एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। जो बिल्कुल नियर सरफेस ऑफ द अर्थ यानी अर्थ से बिल्कुल नज़दीक जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर के फासले पर सबसे पहले जो है वो एटमॉस्फेयर की जो लेयर आती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रोपोस्फेयर जो है इसमें बहुत ज़्यादा ये क्लोज है अर्थ की सरफेस से, तो इसलिए जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बेस पेयर्स आर देयर इन ईच टर्न ऑफ वेस्टर्न क्रिक मॉडल ऑफ हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो जो वेटसन क्रिक ने मॉडल दिया था डीएनए का, उसमें जो बेस पेयर थे वो एक हर टर्न में कितने थे। तो हर जो टर्न है डीएनए का उसमें जो वेटसन क्रिक मॉडल जो दिया था उन्होंने, तो उसमें जो डीएनए का हर टर्न है उसमें 10.4 टू 10.5 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टॉप कोडॉन। इनमें से कौन सा है जो स्टॉप कोडॉन नहीं है। तो हम जानते हैं कि 3 ही स्टॉप कोडॉन होते हैं, जैसे कि UG और UGA। तो पहले तीनों तो बिल्कुल भी नहीं है स्टॉप कोडॉन। पहले तीनों जो हैं वो तो स्टॉप कोडॉन हैं, तो इसलिए जो डी है वो स्टॉप कोडॉन नहीं है। AGA जो है ये स्टॉप कोडॉन नहीं है, इसलिए ऊपर वाले तीनों स्टॉप कोडॉन हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कौन सा स्टॉप कोडॉन नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है ये स्टॉप कोडॉन नहीं है, बाकी तीनों स्टॉप कोडॉन है ऊपर वाले। नेक्स्ट है, द टर्म प्लियोट्रॉपी इज एक्सप्लेन्ड व्हेन। प्लियोट्रॉपी की जो टर्म है वो कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है। तो जब अ सिंगल अलील इफेक्ट मल्टीपल ट्रेड्स, जब एक सिंगल अलील बहुत सारे ट्रेड्स को, एक से ज़्यादा ट्रेड्स को इफेक्ट कर रहा होता है, तो इस कंडीशन को हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो बीटा ग्लोबुलिन जीन है उसमें म्यूटेशन आई है, सिकल सेल एनीमिया हुआ है, तो इससे इफेक्ट किस किस चीज़ पे पड़ा है, एक से ज़्यादा ट्रेड्स पर इफेक्ट पड़ा है, यानी कि एक से ज़्यादा करेक्टर्स पर इफेक्ट पड़ा है। ब्लाइंडनेस भी काज कर रहा है, लिवर फेलियर भी काज कर रहा है, और हार्ट अटैक भी। तो एक जीन में म्यूटेशन आई है और इसके इफेक्ट एक से ज़्यादा करेक्टर्स पर हो रहे हैं। तो जब सिंगल जीन या सिंगल अलील जब एक से ज़्यादा ट्रेड्स को इफेक्ट कर रहा होता है, तो इस चीज़ को जो है, इस प्रोसेस को हम जो है वो कहते हैं प्लियोट्रॉपी। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, बर्ड्स वर्टिब्रा आर। जो बर्ड्स के वर्टिब्रा होते हैं उनकी क्या शेप कौन सी होती है। तो वो हेट्रोसिलस होते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं हेट्रोसिलस होते हैं। हेट्रोसिलस का मतलब है ये सैडल शेप होते हैं, तो सैडल शेप होने की वजह से इनको हेट्रोसिलस कहते हैं। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बर्ड्स के वर्टिब्रा के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा था, तो उनकी शेप हेट्रोसिलस होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वेयर आर हिस्टामाइन सिक्रीटिंग सेल्स फाउंड। जो हिस्टामाइन है एक केमिकल है, वो रिलीज करते हैं मास्ट सेल। हम जानते हैं कि मास्ट सेल जो है वो हिस्टामाइन रिलीज करते हैं
जब भी एलर्जेंस इनकाउंटर करते हैं तो ये हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, वैसोडिलेशन काज करते हैं वहाँ पे जहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन होती है या एलर्जन इनकाउंटर होते हैं। तो इनका जो है ना वो कह रहे हैं यहाँ पे कि वो सिक्रीट जो हिस्टामिन सिक्रीटिंग सेल्स हैं जैसा कि मास्ट सेल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है यानी जैसे ब्लड है तो उसमें पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मियोसिस व्हेन डू सिनेप्सिस ओकर। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो सिनेप्सिस होती है वो मियोसिस की कौन सी फेज के दौरान हो रही होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि जो प्रोफेज 1 होती है इसमें सिनेप्सिस होती है और प्रोफेज 1 को फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया होता है। तो प्रोफेज 1 की जो पहली फेज होती है जाइगोटीन, इसमें सिनेप्सिस स्टार्ट हो जाती है यानी कि क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे के साथ एक जगह पे एक पॉइंट पे अटैच होते हैं तो इसको सिनेप्सिस कहते हैं। तो सिनेप्सिस जो है वो प्रोफेज 1 में हो रही होती है मियोसिस की। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्लोटिस इज ओपन ऑन द फ्लोर ऑफ। जो ग्लोटिस है वो विच इज एन ओपनिंग, वो किसके फ्लोर पे मौजूद होती है। तो फेरेंजियल कैविटी जो है बिल्कुल जो फेरेंक्स है उसमें यानी कि उसके फ्लोर पे ग्लोटिस ओपन हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फेरेंक्स जो है इसके बिल्कुल इसके फ्लोर पे जो है वो ग्लोटिस मौजूद है और ग्लोटिस के ऊपर जो है वो बिल्कुल ऊपर मौजूद जो लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ग्लोटिस जो है ये फेरेंजियल कैविटी के फ्लोर पर ओपन हो रहा होता है तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय सीवीड्स। सीवीड्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं। तो वो जो है वो कैरागेनिन एक सब्सटेंस है कैरागेनिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय सीवीड्स। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है विच इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी का रिच सोर्स कौन सा है इनमें से। तो जो यीस्ट एक्सट्रैक्ट है वो विटामिन बी का रिच सोर्स होता है और इसको आर्टिफिशियली भी यीस्ट से एक्सट्रैक्ट करके विटामिन बी के सोर्स के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज। इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे कौन सा दिन मनाया जाता है। तो 5 जून जो है ये एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के तौर पे मनाया जा रहा होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज इनहिबिटेड बाय। जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इसको कौन इनहिबिट करता है इसकी एक्टिविटी को। तो मेलोनेट जो है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मेलोनेट जो है ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है उसमें जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है इनहिबिट कर देता है और इस तरह से ये जो है वो टिश्यू को डैमेज भी काज करता है यानी कि टिश्यू जो होता है वो रिस्क पे होता है, इसको इससे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस काज हो सकती हैं क्योंकि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है ये रिस्पिरेशन कर रहा होता है तो रिस्पिरेशन को इनहिबिट कर देती है मेलोनेट। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड। जब भी एटम्स स्प्लिट होते हैं तो एटम्स के स्प्लिट होने की जो प्रोसेस है इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो है न्यूक्लियर फिजन जब होती है तो न्यूट्रॉन्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो आगे बार बार इस तरह से न्यूक्लियर फिजन करते रहते हैं, बाकी एटम्स के साथ अटैच होंगे फिर वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होगी तो इस तरह से एटम स्प्लिट होते रहेंगे तो न्यूक्लियर फिजन होती रहेगी। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट प्लांट इज। जो ब्रायोफाइट प्लांट्स हैं इनका जो सेक्स फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं आर्चिगोनियम। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं आर्चिगोनियम दिखाया गया है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें एग मौजूद है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो स्ट्रेप्हाइलोकोकस और नीचे जो स्ट्रेप्टोकोकस लिखा हुआ है ये दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। असर्शिया कोलाई जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है रुबिस्को कंटेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज। जो रुबिस्को एक एंजाइम है ये इसका कंटेंट कितना है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका 16% रुबिस्को जो है ये मौजूद होता है क्लोरोप्लास्ट में। सो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है फाइंड अ मिसमैच। हमने मिसमैच को फाइंड करना है। तो पॉलीमरेज एंड टैग पॉलीमरेज, जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसको टैग पॉलीमरेज से लिया जाता है, दोनों तकरीबन सेम चीज़ है।
सी ऑप्शन में प्राइमर और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है, तो प्राइमर जो होता है वो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का ही शॉर्ट सीक्वेंस होता है। इस तरह जो डी ऑप्शन है सिंथेसिस जो होती है डीएनए की वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही हो रही होती है, तो तीनों ऑप्शन ठीक हैं। जो बी है इसमें लिखा हुआ है टेम्पलेट एंड आगे लिखा हुआ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो टेम्पलेट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट बनाई हुई है आरएनए की, तो ये एक सिंगल स्टैंड होता है, डबल स्टैंड नहीं होता। तो टेम्पलेट हमेशा सिंगल स्टैंड होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये मिसमैच है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है डैश लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जो होते हैं फाइलम पोरिफेरा में, इनमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो उसकी फॉर्मेशन किस वजह से होती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इनकी इनर वॉल्स हैं बॉडी की वो फोल्डिंग कर रही हैं, और इनकी फोल्डिंग से जो सिस्टम बन रहा है उसको हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। तो ये फीडिंग में और रिप्रोडक्शन में और बहुत सारे काम कर रहा होता है, ये सिस्टम हेल्प कर रहा होता है स्पॉन्ज को। तो ये जो ऑप्शन है इनर वॉल फोल्डिंग ये राइट है, बिकॉज इसकी वजह से कैनाल सिस्टम बनता है स्पॉन्ज में। नेक्स्ट है इंटरफेरोन इज मेड बाय। इंटरफेरोन जो है ये वाइट ब्लड सेल से बनते हैं अदर देन lymphocytes। तो lymphocytes भी नहीं है, और lymphoblast lymphocytes की ही इमेच्योर फॉर्म है, तो ये भी नहीं है। और जो सी ऑप्शन है फाइब्रोब्लास्ट, तो बहुत सारे बीटा इंटरफेरोन जो हैं वो फाइब्रोब्लास्ट से बन रहे होते हैं। सो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है नेम द सेल लाइन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग्स। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग्स जो होते हैं उनकी सेल लाइन का नेम क्या है। यानी कि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसमें जब लंग्स बनाने वाले सेल्स हैं पहले उनकी और नेम होगा, जब वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे अपने अपने फंक्शन के मुताबिक सेल्स में डिफ्रेंशिएट होंगे कि किसने सेक्रीशन का काम करना है, किसने रिस्पिरेशन का काम करना है। तो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग्स जो हैं उनकी सेल लाइन का नेम होता है MRC5। इसके बाद MRC5 जो है बाकी डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बाद में डिफरेंट सेल्स में। तो डी जो है वो राइट ऑप्शन है, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ सेल लाइन ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग MRC5। नेक्स्ट है NADPH2 इज प्रोड्यूस्ड बाय। NADPH2 को कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो NADPH2 को प्रोड्यूस करता है, जिसको फोटोसिस्टम 2 जो है वो बाद में यूटिलाइज कर रहा होता है NADPH को। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोसिस्टम 1 जो है वो ATP बना रहा है और NADPH भी बना रहा है। तो NADPH2 जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है फोटोसिस्टम 1 के थ्रू इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है दी इनलार्ज राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड। जब ओवरी इनलार्ज हो जाती है और राइप हो जाती है, पक जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्रूट। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपोजिशन ऑफ cDNA इन एन इनर्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जब cDNA को एक इनर्ट स्ट्रक्चर में डिपोजिट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। DNA माइक्रो अरे कहते हैं, बिकॉज DNA माइक्रो अरे में बेसिकली चेक ये किया जा रहा होता है कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो कौन से हैं और पैथोलॉजिकल सेल्स जो हैं वो कौन से हैं। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं एक प्रोसेस, उसको कहते हैं DNA माइक्रो अरे। तो इसमें डिपॉजिट किया जाता है cDNA को एक इनर्ट स्ट्रक्चर में, ताकि फाइंड किया जा सके कि पैथोलॉजिकल सेल्स कौन से हैं और हेल्दी सेल्स कौन से हैं। तो ये डिफ्रेंसिएशन के लिए ये टेक्निक यूज़ की जा रही होती है DNA माइक्रो अरे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्मोक इज कंपोज्ड ऑफ। स्मोक किस तरह से बनती है। तो ऑक्सीजन सबसे पहले जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है ओजोन। ओजोन से भी जो है वो स्मोक बनती है। इस तरह जो NOx मतलब के नाइट्रस ऑक्साइड्स जितने भी हैं, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो भी मिलकर और ओजोन जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं स्मोक। तो PPN जो है ये नहीं इंक्लूड, तो बाकी दोनों इंक्लूड हैं जो स्मोक बनाने में हेल्प मतलब स्मोक बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है बोथ A एंड B ये करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जब ओजोन के साथ मिलते हैं तो ये स्मोक बनाते हैं। नेक्स्ट है द लीस्ट पोरस सोइल अमंग द फॉलोइंग इज सबसे वो कौन सी सोइल है जिसमें सबसे कम जो है वो पोर्स मौजूद होते हैं। लीस्ट पोरस सोइल जो होती है वो क्ले सोइल होती है, जिसमें बहुत ही कम पोर्स होते हैं। तो इस वजह से बी ऑप्शन जो है वो राइट है, क्ले सोइल। नेक्स्ट है डैश इज एन एंजाइम दैट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। जैसा कि DNA जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो
उसमें जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनते हैं, यानी कि जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनते हैं या तो उनको दोबारा एक दूसरे के साथ अटैच करने में रिस्ट्रिक्शन इन फ्रेगमेंट्स को या ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को आपस में दोबारा जो है वो मिलाने में जो है काम किसका होता है, डीएनए लाइगेज का। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि डीएनए लाइगेज जो है वो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को या रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट करता चला जाता है। तो डीएनए लाइगेज का काम होता है ये। सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन। मेंडल कौन थे? तो मेंडल जो थे वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। तो इनको मॉन्क भी एक ये मॉन्क थे यानी कि प्रेजिस्ट थे। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप का जो यूनिट होता है इसको हम सेंटीमॉर्गन कहते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक मैप है इसको जेनेटिक मैप भी कहते हैं और जेनेटिक यानी कि जीएम एमयू भी कहते हैं। इसके अलावा जो सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं, क्योंकि जो जेनेटिक मैप होता है ये एक्चुअली क्रोमोसोम्स के दरमियान जो लोकाई होती हैं या लोसी होती हैं उनके दरमियान डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। तो इसको जो मेजर किया जाता है वो सेंटीमॉर्गन यूनिट में मेजर किया जा रहा होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है ट्राइसोमी ऑफ डैश लीड टू प्लेट्यू सिंड्रोम। तो प्लेट्यू सिंड्रोम जो है ये एक ट्राइसोमी है, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मौजूद होता है। कौन से क्रोमोसोम पर? क्रोमोसोम नंबर 13, यानी कि 13th क्रोमोसोम में जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है तो इसको ट्राइसोमी कहते हैं। तो ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम लीड टू दी प्लेट्यू सिंड्रोम। सो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अफेक्ट। ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये किस पे अटैक करता है? तो जो ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस है ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर इफेक्ट करता है, यानी कि इनको डिस्ट्रॉय करता है। तो ताकि जो इम्यूनिटी है बॉडी की वो ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह से जो बॉडी है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है डिफरेंट इन्फेक्शंस की वजह से। तो इस वजह से जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है एचआईवी, ये सबसे पहले जो है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है, अफेक्ट करता है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश इज द सेंसिटिव लेयर ऑफ आई। आई की जो सेंसिटिव लेयर है वो कौन सी होती है? तो रेटिना जो है बिल्कुल बिहाइंड दी लेंस मौजूद होती है, आई के बैक साइड पे मौजूद होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और ये लाइट सेंसिटिव लेयर होती है और इमेज भी यही बना रही होती है, और लाइट को जो है वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करके और इमेज बनाती है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव लेयर आई की उसको रेटिना कहते हैं। तो बी जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है डेंगू वायरस बिलोंग टू। जो डेंगू वायरस है ये एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है फ्लेविवेरिडी। फ्लेविवेरिडी जो फैमिली है डेंगू वायरस इससे बिलोंग कर रहा होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फीडिंग मूड ऑफ एक्सटिंक्ट कोनोडोंट्स। जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं कोनोडोंट्स उनका फीडिंग हैबिटेट कौन सा था या फीडिंग मूड क्या था? तो वो प्रीडेशन का काम करती थी, जैसा कि लैम्प्रे है। तो जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं कोनोडोंट्स ये इनकी रास्पिंग टंग होती थी जिससे ये स्क्रैपिंग का काम करते थे। तो ये ज़्यादातर प्रीडेशन ही करके जो है अपना फूड ऑब्टेन करती थी। तो इनकी फीडिंग हैबिट जो थी एक्सटिंक्ट कोनोडोंट्स की वो प्रीडेशन थी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर एसोसिएटेड विद द फिश ब्रेन। फिश के ब्रेन के साथ कितनी क्रैनियल नर्व्स एसोसिएटेड हैं? तो यहाँ पे पेयर पूछा जा रहा है। तो टोटल 22 क्रैनियल नर्व्स होती हैं फिश के ब्रेन में, जिनके अगर हम पेयर बनाएं तो 11 बनेंगे। तो वैसे इन्होंने पेयर पूछा है तो यहाँ 11 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन जो 11 से क्लोज है वो 10 है, तो इसलिए हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज डी जो है वो 10 पेयर है। तो वैसे टोटल 11 पेयर बनते हैं, लेकिन 11 के नज़दीक तो 10 ही आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ वन जीन इज सुप्रेस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड। जब एक जीन जो होता है उसकी एक्टिविटी जो है, जो उसका फंक्शन है, उसको दूसरा कोई जीन या कोई दूसरा नॉन एलिलिक जीन जो है वो आकर, यानी कि उस जीन पेयर से हट के कोई और जीन आकर इफेक्ट करता है उसके इफेक्ट को, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस जो है ये बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक जीन जो है वो दूसरे जीन के इफेक्ट को या तो सुप्रेस कर देता है या फिर उसको इफेक्ट करता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, एपिस्टेसिस। नेक्स्ट है साइट फॉर द एक्टिव सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज। राइबोसोमल आरएनए की एक्टिव सिंथेसिस के लिए कौन सी साइट इन्वॉल्व होती है? तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, जो कि सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होता है,
न्यूक्लियोलस जो है ये वो स्ट्रक्चर है, डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है न्यूक्लियस में जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस हो रही होती है। तो जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश रिक्रिएट ग्लाइकोजन हार्मोन, यहाँ पे सेक्रेट होना चाहिए था। तो डैश सेक्रेट ग्लाइकोजन हार्मोन, कौन सेक्रेट करता है ग्लाइकोजन हार्मोन? तो हम जानते हैं जो डी ऑप्शन है पैंक्रियाज, ये करेक्ट है बिकॉज पैंक्रियाज जो है ये इंसुलिन और ग्लाइकोजन दोनों को जो है सेक्रेट कर रहे होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफ F1 ऑफ स्प्रिंग विद एनी ऑफ द पेरेंट इज नोन एज, जब F1 जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं उनका जब क्रॉस करवाया जाता है अपने ही पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स में से किसी के साथ भी, तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं, क्योंकि यानी जनरेशन जो आगे चल रही थी उसको दोबारा पेरेंट्स से, उसमें से किसी ऑफ स्प्रिंग को जब दोबारा पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है तो पीछे मुड़ा जा रहा है, इसलिए बैक क्रॉस इसको हम कहते हैं। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द लार्वा ऑफ लॉबस्टर्स इज नाउन एज, जो लॉबस्टर्स के लार्वा होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? तो लॉबस्टर्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं क्रिस्टिशियंस जो ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स का उससे, और इनके जो लार्वा होता है इसको हम कहते हैं फाइलोसोम। तो फाइलोसोम लार्वा जो होता है ये लॉबस्टर का लार्वा होता है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 प्लांट इज कैरिड आउट बाय द एंजाइम, जो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन हो रही होती है C3 प्लांट्स में उसको कौन सा एंजाइम कैरिड कर रहा होता है? तो उसको जो है वो रिबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम जो है ये कैरिड आउट कर रहा होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कार्बोक्सिलेशन हो रही है, एडिशन हो रही है, तो इसको कौन करवा रहा है? रिबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, जब बहुत सारी क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की वो बहुत सारी बेस पे हो रही होती है, तो जो फेनेटिक क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की ये इस चीज़ पे बेस कर रही होती है कि जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स होते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग करेक्टर्स जो होते हैं, ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो करेक्टर्स ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स हैं उनकी बेस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की तो उसको फेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सिस्टर क्रोमैटिड्स आर मूव्ड टुवर्ड ऑपोजिट पोल ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस, कौन सी माइटोसिस की फेज है जिसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि अपने डिफरेंट ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये एनाफेज होती है जिसमें जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेंट्रोमेयर वाली जगह से एक दूसरे से डिटैच होकर अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा इज कॉल्ड, जो वाटर की मूवमेंट हो रही होती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सेल टू सेल उसको कौन सी मूवमेंट कहते हैं, वो कौन से पाथवे के थ्रू होती है? तो वो सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं जो सिम्प्लास्टिक पाथवे है ये सेंटर में हो रही है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है सेल टू सेल कनेक्शन हो रहा है और ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रही है, तो इसको हम सिम्प्लास्टिक जो है पाथवे कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन की बेस पर डिफ्रेंशिएट करती है, तो इसमें जो आयोडीन होता है ये एज अ मॉर्डेंट यूज किया जा रहा होता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि मॉर्डेंट के तौर पे जो फिक्स कर रहा होता है डाई को, यानी कि डाई को फिक्स करने के लिए जो मॉर्डेंट यूज किया जाता है वो आयोडीन होता है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है सर्टेन जेनेटिक डिफेक्ट्स लाइक अल्केप्टोनेरिया एंड एल्बिनिज्म इज डिस्क्राइब्ड बाय, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि अल्केप्टोनेरिया हो गया या एल्बिनिज्म हो गया, तो ये डिस्क्राइब किए जाते हैं बाय रिसेसिव इनहेरिटेंस बिकॉज दीज आर लिंक्ड विद द रिसेसिव ट्रेड्स, रिसेसिव जो हमारे पास एंजाइम वो होते हैं क्रोमोसोम, तो रिसेसिव क्रोमोसोम्स के साथ जो डिजीजेज कनेक्ट होती हैं उनको हम रिसेसिव इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अल्केप्टोनेरिया और एल्बिनिज्म दोनों ही रिसेसिव इनहेरिटेंस को से हो रही होती हैं, डिस्क्राइब की जाती हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ डीएनए इज डिस्क्राइब बाय विटसन एंड क्रिक इन डीएनए मॉडल, विटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए मॉडल प्रोवाइड किया था उसमें जो डीएनए था वो कौन सा डीएनए डिस्क्राइब किया गया था? तो डीएनए की 3 टाइप्स होती हैं, ए, जी और बी। तो इनमें से जो बी डीएनए था वो विटसन एंड क्रिक मॉडल में डिस्क्राइब किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और ये राइट हैंडेड डीएनए होता है।
नेक्स्ट है द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, जो डीएनए का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर हम को फैक्टर, इसको नॉन प्रोटीन पार्ट को को फैक्टर भी कहा जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो है ये को फैक्टर, अगर यहाँ पे को फैक्टर ऑप्शन होता तो हम उसको सिलेक्ट करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखा हुआ है तो हम प्रोस्थेटिक ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। हमने विटामिन को इसलिए सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि विटामिन ऑर्गेनिक होते हैं, तो यहाँ पे हमने नॉन प्रोटीन पार्ट देखना था। तो जो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है यही बेस्ट ऑप्शन है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, और एंजाइम के साथ जब ये अटैच होता है तो ये हेल्प करता है एंजाइम को, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्बिनेशन में, यानी कि उन दोनों को अटैचमेंट बनवाने में, उन दोनों के दरमियान अटैचमेंट प्रॉपर जो है वो अटैचमेंट करवाने के लिए को फैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप हेल्प कर रहा होता है एंजाइम को। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लोटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, वेस्टर्न ब्लोटिंग जो टेक्निक है ये किस चीज़ की डिटर्मिनेशन में यूज़ हो रही होती है? तो प्रोटीन्स जो हैं, सी ऑप्शन, प्रोटीन्स जो हैं उसकी डिटर्मिनेशन में हम जो है वेस्टर्न ब्लोटिंग को यूज़ करते हैं, इस टेक्निक को, और इसकी बहुत सारी साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनपुट सीक्वेंस इन ब्लास्ट, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स से एमसीक्यूज लिया गया है। तो जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो इनपुट सीक्वेंस होता है ब्लास्ट में उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फास्टा, सी ऑप्शन करेक्ट है। फास्टा जो है ये इनपुट सीक्वेंस यूज किया जाता है ब्लास्ट में। नेक्स्ट है मेल ब्रेस्ट कैंसर इज स्ट्रॉन्गली लिंक्ड विद म्यूटेशन इन, जो मेल के ब्रेस्ट कैंसर है जो कि बहुत ही रेयरली पाई जाती है मेल्स में कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाए इनको, तो ये स्ट्रॉन्गली लिंक्ड होती है, किस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो मेल को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर हो जाती है। तो ये BRCA2, जो BRCA2 जीन है अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो ये मेल को ब्रेस्ट कैंसर काज करती है, तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू डैश कलर्स, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि जब व्हाइट लाइट जो है वो पास करती है एक ग्लास प्रिज्म से तो ये 7 कलर्स में जो है वो स्प्लिट हो जाती है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ग्रुप डज नॉट कंटेन पॉलिप, तो एंथोजोआ, साइफोजोआ या हाइड्रोजोआ तीनों ही जो हैं वो निडेरियन से बिलोंग करते हैं। तो निडेरियंस जो हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी कि पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म पाई जाती है, जबकि जो कैलकेरिया है ये तो एक पोरीफेरा की क्लास है, तो पोरीफेरा में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पे ना तो कोई पॉलिप स्टेज होगी ना ही कोई मेडूसा स्टेज होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि विच ग्रुप डज नॉट कंटेन पॉलिप, तो कैलकेरिया जो है ये इसमें पॉलिप स्टेज नहीं होती बिकॉज ये निडेरिया से बिलोंग नहीं करता, ये जो है वो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज, इनमें से कौन सा पॉलीमरेज है जो थर्मोस्टेबल नहीं है, यानी कि ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये डिनेचर हो जाता है। तो PFU पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज एंड टैग पॉलीमरेज तीनों ही जो हैं ये थर्मोस्टेबल पॉलीमरेजेस हैं। तो जो डी ऑप्शन है DNA पॉलीमरेज 3 जो हमारी बॉडी में भी, ह्यूमंस बॉडी में भी पाया जाता है, तो ये डिनेचर हो जाता है अगर 103 या इससे ऊपर का टेम्परेचर हो, तो इस वजह से ये थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है अपार्ट फ्रॉम द हेयरिंग What other major body function are performed by the ears, तो जो हमारे ईयर्स हैं इनका सबसे मेजर काम है हेयरिंग, जबकि जो इनका दूसरा बॉडी जो मेजर फंक्शन है बॉडी फंक्शन वो है बॉडी को बैलेंस करना। तो वेस्टिबुलर कैनाल्स जो मौजूद होती हैं हमारे ईयर्स में वो उनका काम होता है बॉडी को बैलेंस करने में, जो कोक्लिया स्ट्रक्चर होता है हमारे ईयर्स में उनका काम होता है हेयरिंग का। तो सी ऑप्शन जो करेक्ट है कि एक तो ये हेयरिंग में ईयर्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरा जो है बॉडी बैलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है एन अब्रप्ट चेंज फ्रॉम एन एरोबिक टू एरोबिक प्रोसेस गिव राइज टू, जब एक अब्रप्ट चेंज आता है और एरोबिक जो प्रोसेस होता है उससे फौरन जो है वो इनएरोबिक प्रोसेस जो चल रहा होता है, जैसा कि फर्मेंटेशन जो हो रही होती है, तो उससे जो है वो एरोबिक प्रोसेस की तरफ चला जाए अगर रिएक्शन, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेस्चर इफेक्ट। पेस्चर इफेक्ट में एक्चुअली हो ये रहा होता है कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, जैसे कि फर्मेंटेशन हो रही होती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है या अल्कोहल प्रोड्यूस हो रही होती है, तो ATP क्योंकि बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो जब बहुत ज़्यादा कम होगी सेल में, तो सेल जो है वो क्या करेगा,
के एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा और एटीपी सिंथेसाइज कम होंगे। तो जब एटीपी की कमी हो जाएगी तो जो रिएक्शन है एनारोबिक से एरोबिक की तरफ चला जाएगा ताकि एटीपी की कमी को पूरा किया जा सके। तो इस रिएक्शन को हम, इस इफेक्ट को हम पेस्चर इफेक्ट कहते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एन एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज अबाउट। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं इनके इधर यहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल हो रही होती है वो 150 टू 250 के दरमियान हो रही होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है क्लोज जो है वो 200 सेंटीमीटर है। तो इस वजह से हम ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर जो एनुअल रेनफॉल हो रही होती है वो मौजूद होती है। तो इस वजह से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैन बी प्रेजेंटेड बाय। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो होती है उसको किस चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेंड्रोग्राम। डेंड्रोग्राम इसको फाइलोजेनेटिक ट्री भी कहते हैं और इससे जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स के दरमियान, उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है डेंड्रोग्राम या फाइलोजेनेटिक ट्री की मदद से। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग क्रैब साइकिल डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। जब क्रैब साइकिल चल रहा होता है जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, तो इसमें टोटल एटीपी डायरेक्ट सिंथेसिस कितनी होती है एटीपी की? तो क्योंकि दो पायरुवेट बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में, तो इस वजह से जब दो पायरुवेट इंटर होंगे क्रैब साइकिल में तो दो एटीपी सिंथेसाइज होंगे। क्योंकि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक ग्लूकोज जो है उससे एक पायरुवेट आता है तो वो जब क्रैब साइकिल में इंटर होता है तो एक एटीपी डायरेक्ट बनता है क्रैब साइकिल में। इसी तरह जब दूसरा ग्लूकोज जो है वो इंटर उससे पायरुवेट बनेगा, यानी कि दूसरा पायरुवेट जब इंटर होगा क्रैब साइकिल में तो दूसरा एटीपी डायरेक्ट सिंथेसाइज हो जाएगा। तो टोटल जो है वो 2 एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है बेसिक टेक्सोनोमिक यूनिट इज। सबसे जो बेसिक टेक्सोनोमी का यूनिट होता है उसको स्पीशी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक यूनिट। उसके बाद जो है वो जीनस, फैमिली और ऑर्डर इस तरह से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो बेसिक जो टेक्सोनोमिक यूनिट है वो स्पीशी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमो सैपियंस फ्रॉम हिज एंसेस्टर आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड। तो होमो सैपियंस जो हैं उनकी एंसेस्टर से जब एवोल्यूशन हो रही है तो कौन सा सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेंड ये रहा है कि इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी। जो क्रैनियल कैपेसिटी थी, ब्रेन कैपेसिटी थी, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो ये मॉडर्न सबसे ज़्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड जो रहा है एवोल्यूशन में होमो सैपियंस की वो है इंक्रीजिंग क्रैनियल कैपेसिटी। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हेन इंडिविजुअल सोमैटिक सेल कंटेन ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जब एक इंडिविजुअल के सोमैटिक सेल में 3x क्रोमोसोम मौजूद होते हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सुपर फीमेल। बिकॉज फीमेल में 2x क्रोमोसोम होते हैं और जब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाएगा तो ट्रिपल क्रोमोसोम हो जाएंगे x क्रोमोसोम, और इस कंडीशन को जो है वो कहा जाएगा सुपर फीमेल। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है टोटियोपोटेंसी हैज शोन बाय। टोटियोपोटेंसी जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं डिफरेंट सेल्स में। तो ये जो एबिलिटी है ये मेरिस्टेम सेल में पाई जाती है कि वो जल्दी जल्दी जो है वो डिफरेंशिएट होता है और ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो टोटियोपोटेंसी जो है ये मेरिस्टेमेटिक जो मेरिस्टेम सेल हैं वो शो करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क मोथ ड्यूरिंग। सिल्क थ्रेड जो है ये ऑब्टेन की जाती है बाय सिल्क मोथ से। तो कौन सी स्टेज की ड्यूरिंग? तो सिल्क मोथ की कौन सी स्टेज चल रही होती है जिसके दौरान सिल्क थ्रेड जो है वो ऑब्टेन की जाती है? तो प्यूपल स्टेज जो होती है उसके दौरान जो है वो सिल्क थ्रेड ऑब्टेन की जाती है सिल्क मोथ से। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कोटिलिडॉन इन जीमेज, साइकस एंड पाइनस इंडिविजुअली आर। इन तीनों प्लांट्स में जो इंडिविजुअली कितने नंबर ऑफ कोटिलिडॉन मौजूद होते हैं? तो जो जी मेज है उसमें 2 होते हैं, साइकस में भी 2 होते हैं और जो पाइनस प्लांट है इसमें मैनी कोटिलिडॉन मौजूद होते हैं, इसलिए जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन इन फोटो रेस्पिरेशन। जब फोटो रेस्पिरेशन हो रही होती है तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है वो ये होता है, यानी कि इस प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन का स्टार्ट ही तब होता है जब ऑक्सीजनेशन हो रही होती है, ऑक्सीजन ऐड की जाती है। तो फोटो रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑक्सीजनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।